हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ना सिर्फ स्विंग के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में असाइनमेंट दिया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग। फिर हम चलेंगे स्विंग जीयूआई कैसे बनाया जाता है, स्विंग क्या होता है, स्विंग के क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं, जे फ्रेम क्या होता है, जे पैनल क्या होता है, आइकन्स कैसे चेंज करते हैं हम अपने टाइटल बार पे। ऐसी बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें आगे ग्रेजुअली अपने प्रोजेक्ट सेक्शंस के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट द लास्ट असाइनमेंट एंड स्विंग टेक्नोलॉजी। चलिए तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की, लास्ट लेक्चर के असाइनमेंट के साथ। तो सबसे पहले विल गो फॉर एग्जांपल 9, जिसमें आपको मैंने एक बटन देकर उसके क्लिक होने पर काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए कहा था। अब इस असाइनमेंट के लिए विल बी कॉपिंग द कोड फ्रॉम द प्रीवियस वन। एग्जाम्पल 8 में जो हमने कोडिंग करी है, लेट्स कॉपी इट आउट। और ये हमारा माई फ्रेम 6 के नाम से कोड बनेगा। तो ये हो गया माई फ्रेम 6, कंस्ट्रक्टर भी हो गया माई फ्रेम 6। ठीक है, बटन आपसे मैंने कहा था एक क्लोज फ्रेम होगा, एक क्लिक मी के नाम से होगा। तो ये दो बटन हो गए, रजिस्टर दोनों करे जाएंगे, एक्शन परफॉर्म भी रहेगा। इफ वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, एल्स वाले पार्ट में आप करेंगे चेंजेस। जितनी बार क्लिक मी पे क्लिक होगा, उतनी बार मैंने कहा था एक इंटीजर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आपको टाइटल बार में शो करनी है। तो सबसे पहले उस इंटीजर को डिक्लेयर भी करना होगा आपको। तो मैंने क्लास लेवल पे एक इंटीजर डिक्लेयर करा जिसका नाम दिया काउंट। राइट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? क्योंकि क्लास लेवल पे है इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होगी। राइट, एल्स में आकर मैं दो लाइनें लिखूंगा। पहली लाइन होगी प्लस प्लस काउंट। ऐसा करने से काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। और अगर आपको इस काउंटर को टाइटल बार में शो करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा मेथड सेट टाइटल, जो आपको फ्रेम के पास मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेट टाइटल को आप डायरेक्टली काउंट नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो जावा दे देगी एरर। कारण क्या है इसका? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। कारण ये है कि जो सेट टाइटल की आर्गुमेंट टाइप है वो स्ट्रिंग है, और आप पास कर रहे हैं यहाँ से इंटीजर। तो आपको इस इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के जावा में कई तरीके होते हैं। उनमें से दो पॉपुलर तरीके जो होते हैं वो ये हैं कि पहला तरीका है आप इस इंटीजर के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दें। क्योंकि आपने पढ़ा है जावा में किसी भी चीज को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करो तो वो चीज, वो वैल्यू स्ट्रिंग बन जाती है। एनी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद अ स्ट्रिंग बिकम्स अ स्ट्रिंग। दूसरा तरीका अगर आपको ये करना है, तो जो जावा में स्ट्रिंग क्लास है, इस क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड होता है। उस स्टैटिक मेथड का नाम होता है वैल्यू ऑफ। क्योंकि मेथड स्टैटिक होता है इसलिए कॉल करा जाएगा स्ट्रिंग क्लास के नाम से। तो हो जाएगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। मेथड ओवरलोडेड है, आप एज एन आर्गुमेंट इसे किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, ये उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम वैल्यू ऑफ को पास कर दें काउंट। वैल्यू ऑफ हमें इस काउंट की रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब वैल्यू ऑफ अगर आप नेचर वाइज समझें तो पार्स आईएनटी का उल्टा है। वैल्यू ऑफ नेचर वाइज पार्स आईएनटी का रिवर्स काम करता है। यस, पार्स आईएनटी आपसे स्ट्रिंग लेकर इंट में कन्वर्ट करता है, और वैल्यू ऑफ आपसे इंट लेकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। राइट, और याद रखिएगा खाली इंट ही नहीं, अगर आप चाहें तो फ्लोट, डबल, बुलियन, किसी को भी वैल्यू ऑफ को दे सकते हैं, और वैल्यू ऑफ उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ज्यादा बेटर तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है वैल्यू ऑफ को यूज करना। तो rather देन डायरेक्टली पासिंग काउंट, आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और पैरेंथेसिस के अंदर दे दीजिए काउंट। वैल्यू ऑफ की रिटर्न टाइप क्या होगी? जल्दी जल्दी बोलिए। वैल्यू ऑफ की रिटर्न टाइप क्या होगी? तो जवाब है वैल्यू ऑफ की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो जैसे ही आप लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंट, वहां से एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी जो पास हो जाएगी टू द मेथड सेट टाइटल। बाकी पार्ट आपका रहेगा बिल्कुल सेम, जैसे आपने एग्जांपल 8 में करा है वैसा ही यहां हम करेंगे। और ये पूरा पार्ट कर लीजिए कॉपी। बस यहाँ माई फ्रेम 5 बनाए, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई फ्रेम 6 का।
हाँ, एक बात और मैंने बोली थी कि जब एप्लीकेशन रन होगी तो मैं ये चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट 0 लिखा हुआ है। वो करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, सचिन फ्रेम पास करेंगे, उसकी जगह पास कर दीजिए आप 0। चलेगा यहाँ से 0 पास करना डबल कोट के अंदर? यस, यहाँ से डबल कोट के अंदर 0 पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोड विल स्टिल वर्क। रन कीजिए, चेक करिए, बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे 0 लिखा हुआ दिखेगा। ठीक, वाई इट इज शोइंग चेंज कलर? माई फ्रेम 5 रन हो रहा है, सॉरी माई फ्रेम 6। तो ये हो जाएगा माई फ्रेम 6 MF6 इक्वल टू माई फ्रेम 6। ठीक, अब रन कीजिए तो आपको टाइटल में दिखना चाहिए 0, बटन का कैप्शन दिखेगा क्लिक मी। एवरी टाइम यू विल क्लिक ऑन दिस बटन द काउंटर विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग। क्लोज फ्रेम से एप्लीकेशन हो जाएगी क्लोज। ठीक, दूसरा चैलेंज क्या था, फटाफट बोलिए। दूसरा चैलेंज में आपको मैंने दिए थे 2 बटन, एक करे इंक्रीमेंट, एक करे डिक्रीमेंट। उसको कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। बनाया आप में से बहुत लोगों ने, काफी लोगों ने सही बनाया है, बट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। आपने कुछ चीजें रिपीट कर दी उस कोड में। सो एग्जाम्पल 10, इसे कर लेते हैं पहले एज इट इज कॉपी। तो ये माई फ्रेम 6 क्लास हमारे काम आ जाएगी। बस इसमें हमें बटन करना पड़ेगा एक इंक्रीज। सो यहाँ अपन रख लेते हैं माई फ्रेम 6, वील कॉल इट माई फ्रेम 7 दिस टाइम। सो दिस इज आवर माई फ्रेम 7। कंस्ट्रक्टर विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज माई फ्रेम 7। अब जो आपने 2 बटन लिए हैं वो हो जाएंगे 3 बटन। जहां लिखा है क्लिक मी उसका टाइटल कर देते हैं अपन इंक्रीमेंट। फिर एक B3 ले लेते हैं, उसका टाइटल कर देते हैं अपन डिक्रीमेंट। ये 2 बटन्स हो गए। और B3 को भी बनाना पड़ेगा इवेंट का सोर्स, और इसके लिए भी फ्रेम ही रहेगा इवेंट का लिसनर। ठीक है, ये पार्ट आपका रहेगा बिल्कुल सेम। अब ये जो एल्स वाला पार्ट है, इसमें आप लोगों ने एल्स ना लगाकर, मैंने देखा, लगाया एल्सिफ। फिर आपने चेक करा AE डॉट गेट सोर्स की वैल्यू अगर B2 है तो आप लोगों ने प्लस प्लस काउंट करा, और फिर आपने यहाँ पर लिखा सेट टाइटल स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर काउंट। और फिर आपने एक एल्स लगाया, उस एल्स में आपने लिखा यही सेम कोड विद अ लिटिल बिट चेंज, और यहाँ क्या कर दिया, माइनस माइनस काउंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ बनेगा माई फ्रेम 7 का ऑब्जेक्ट, माई फ्रेम 7 MF7 इक्वल टू न्यू माई फ्रेम 7, और यहाँ से पास करा अपन ने 0 एंड सेमीकोलन। ये कोड आपने लिखा। इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इतनी सी है, आपको इन चारों लाइनों में रिडंडेंसी नहीं दिख रही? बताइए, ये जो 4 लाइनों में आप एक्शन ले रहे हैं वो आपको रिपीटेड एक्शन नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? इसे थोड़ा बेटर करा जा सकता था ना। कोड तो चलेगा आपका, ऐड नहीं करा शायद मैंने, राइट? ऐड करना भूल गया मैं, सो आई नीड टू कॉल ऐड फॉर B3। यस, सो वील हैव ऐड B3। ठीक है, तो कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोड तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिहेवियर वाइज इंक्रीमेंट भी होगा, डिक्रीमेंट भी होगा, टर्मिनेट भी होगा। बस ये जो एल्स वाला पार्ट है इसे थोड़ा बेटर करा जा सकता था। यस, बिल्कुल करा जा सकता था। तो आप एक काम करें, इस एल्सिफ को हटा दें। ठीक है, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। इस एल्स के अंदर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? जवाब दीजिए, कैन वी मेक यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इन दिस एल्स? कर सकते हैं ना, राइट? तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। द कंडीशन विल बी AE डॉट गेट सोर्स
डबल इक्वल्स टू B2। अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, तो काउंट की वैल्यू हो जाए इंक्रीमेंट। इफ दिस इज नॉट द केस, काउंट की वैल्यू हो जाए डिक्रीमेंट। ऐसा कर सकते हैं? जवाब दें। ठीक है। और क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर की शर्त है, जो भी आप लिखें उससे कुछ रिटर्न होना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ लिख सकते हैं काउंट +1, यहाँ लिख दीजिए काउंट -1। ये वैल्यू रिटर्न होगी और इस वैल्यू को रिसीव कर लीजिए किसमें? इस वैल्यू को रिसीव कर लीजिए काउंट में, राइट? तो या तो काउंट में काउंट +1 आ जाएगा, या तो काउंट में काउंट -1 आ जाएगा। जो आएगा वो आप सेट टाइटल में पास कर दें, हो जाएगा। सोचिए, इतना लंबा चौड़ा कोड जो आप 4 लाइनों में और एल्स और एल्स लगा के लिख रहे थे, वो एक लाइन में हो जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और सेट टाइटल तो दोनों में ही चल रहा था, तो इसमें भी चल जाएगा। करेक्ट। रन कीजिए, इंक्रीमेंट करिए, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट करिए, डिक्रीमेंट हो जाएगा, काम आपका अभी भी चल जाएगा, राइट? आ गया समझ? चलिए, बस ये सजेशन था, ये आप इंप्रूवमेंट कर सकते थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम गियर करते हैं चेंज, और हम शिफ्ट होते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज, अब अपन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स स्विंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट किस पे बनाना है? अल्टीमेटली प्रोजेक्ट आपको बनाना है स्विंग पे, राइट? तो AWT पे बस मुझे आपको इवेंट हैंडलिंग सिखानी थी, वो हमने सीख ली है। नाउ वी शुड माइग्रेट ओवर टू द नेक्स्ट GUI टॉपिक, एंड दैट इज स्विंग प्रोग्रामिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी में जे फ्रेम नाम की क्लास से। जावा GUI की कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है मटेरियल डिजाइन टाइप? नहीं, अभी नहीं। जावा FX है जावा GUI के लिए, लेकिन ओरेकल ने खुद ने FX को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ओरेकल की तरफ से खुद FX का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि FX का जो लुक एंड फील है वो स्विंग से ज्यादा अट्रैक्टिव आपको मिलेगा, बट क्योंकि FX XML यूज करती है, ओरेकल ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। वाई? तो अब आप ओरेकल से पूछो, जो उनके अपने टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस होते हैं, वाई आप नहीं कह सकते। देयर आर लॉट मेनी रीजंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन बाय द कंपनी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम स्विंग प्रोग्रामिंग की तरफ। स्विंग प्रोग्रामिंग में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मिलती है, बिल्कुल AWT पैकेज की तरह, तो AWT में आपको जो सबसे जरूरी क्लास मिलती है उसका नाम है फ्रेम। जब आप स्विंग एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, इनमें भी आपका पहला काम होगा कि आप मेन स्क्रीन अपनी डिजाइन करें, और मेन स्क्रीन डिजाइन करने के लिए आपके पास क्लास है जिसका नाम है जे फ्रेम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जे फ्रेम की इनहेरिटेंस चेन से। बहुत ध्यान से इस इनहेरिटेंस चेन को देखिए और मुझे बताइए इसमें आपको क्या स्पेशल दिख रहा है। सबसे पहले तो बताइए जे फ्रेम क्लास किसकी डिराइव है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जे फ्रेम क्लास किसकी डिराइव है? तो जवाब है जे फ्रेम क्लास फ्रेम की डिराइव है। अगर जे फ्रेम क्लास फ्रेम की डिराइव है, तो क्या फ्रेम के पास जितने मेथड्स थे, जितनी प्रॉपर्टीज थी, सब जे फ्रेम के पास भी होंगी? यस, सब जे फ्रेम के पास भी होंगी। तो मैं उन मेथड्स को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेट साइज, सेट विजिबल, राइट? ये सारे मेथड आपको जे फ्रेम में भी मिलेंगे। अपन बात करेंगे जे फ्रेम में सीधे उन मेथड्स की जो जे फ्रेम ने अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। शुरुआत जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर से करते हैं। फ्रेम की तरह जे फ्रेम के पास भी याद रखिएगा दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहला है नॉन पैरामीटराइज्ड और दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टाइटल लेस फ्रेम ड्रॉ करेगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपसे स्ट्रिंग लेकर टाइटल्ड फ्रेम ड्रॉ करेगा। यहां तक भी क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, अब आ जाइए जे फ्रेम के मेथड्स पे। जे फ्रेम के पास वो तमाम मेथड्स हैं जो आपने फ्रेम में पढ़े, उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा मेथड्स हैं। वो 3 एक्स्ट्रा मेथड्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखें। इनमें से पहला है सेट आइकन इमेज। आपने गौर करा होगा, जब आप AWT की एप्लीकेशंस रन करते हैं तो टाइटल बार में आपको एक लोगो दिखता है, और वो लोगो जावा का होता है। ध्यान दिया है आपने? राइट। जब हम प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आपने देखा होगा जनरली लोगो एप्लीकेशंस पे कंपनी का होता है या प्रोडक्ट का होता है, जावा का तो लोगो होता नहीं है, राइट? तो अगर हम चाहते हैं हमारे भी फ्रेम पे हमारी कंपनी का या हमारी चॉइस का लोगो आए, तो हम यूज करेंगे मेथड सेट आइकन इमेज। याद रखिएगा, ये मेथड फ्रेम के ऊपर पिक्चर नहीं ला रहा है,
ये मेथड फ्रेम के टाइटल बार में आइकन सेट कर रहा है। फ्रेम के अंदर पिक्चर कैसे लाते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप जे लेबल क्लास के बारे में सीखेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा, फ्रेम के टाइटल बार पे आइकन लाने के लिए आप मेथड यूज करेंगे सेट आइकन इमेज। इसके बारे में और डिटेल दूंगा जब आपको आइकन चेंज करना सिखाऊंगा। इसके पैरामीटर वगैरह सब आप आगे समझिएगा। देन याद कीजिए, आपको AWT के फ्रेम को बंद करने के लिए इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ी, यस और नो। एक बटन बनाना पड़ा, उस बटन के लिए आपको एक्शन परफॉर्म ओवरराइड करके उसके अंदर लिखना पड़ा system.exit 0। इतना सब करा आपने सिर्फ AWT के फ्रेम को बंद करने के लिए, राइट। जे फ्रेम की खासियत ये है कि जब आप जावा में जे फ्रेम बनाते हैं, ध्यान दीजिए ये आपका जे फ्रेम है, तो जे फ्रेम में भी आपको वो 3 बटन मिलते हैं जो एक मैक्सिमाइज करता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस करता है। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो AWT में आपने देखा कुछ नहीं होता था, सही कह रहा हूं। AWT में आपने देखा इस क्रॉस का कोई बिहेवियर ही नहीं था। जे फ्रेम में इस क्रॉस का डिफॉल्ट बिहेवियर है, और वो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो फ्रेम को हाइड कर लेता है। क्या कर लेता है? हाइड कर लेता है। आ रही है बात समझ में? ये इसको हाइड कर लेता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हाइड ना करें, अगर आप चाहते हैं इसके क्लिक करने पर, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करें एप्लीकेशन हमारी टर्मिनेट हो जाए, ये हो जाए, तो आपको सिर्फ एक मेथड कॉल करना है इस क्रॉस के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, और मेथड का नाम है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। किसका मेथड है ये मेथड जे फ्रेम का है। ये मेथड फ्रेम के पास नहीं था, क्या कहना है आपका? नहीं था। होता तो जरूर कॉल करते हैं हम। ये मेथड फ्रेम के पास नहीं है, ये मेथड जे फ्रेम ने आपको दिया है। तो जब आप जे फ्रेम को डिजाइन कर रहे होते हैं, जब आप उसकी साइज दे रहे होते हैं, जब आप उसका टाइटल सेट कर रहे होते हैं, इसके दौरान आप जावा को ये बताते हैं कि आप क्रॉस के क्लिक पे क्या बिहेवियर चाहते हैं। बताने के लिए आप कॉल करते हैं मेथड सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। और सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड आपसे पैरामीटर में एक इंटीजर लेता है, जिस इंटीजर को जे फ्रेम क्लास में स्टैटिक मोड में डिक्लेयर करा गया है। और ऐसे जे फ्रेम क्लास के पास 4 इंटीजर्स हैं जो आप यहां पर पास कर सकते हैं। ये सब के सब स्टैटिक हैं, बिल्कुल। कैसे पता आपको कि ये सारे के सारे स्टैटिक हैं? ये सारे के सारे स्टैटिक भी हैं और ये सारे के सारे फाइनल भी हैं। जावा के बेसिक्स याद कीजिए, जावा ने आपको सिखाया कि अगर कोई चीज स्टैटिक और फाइनल दोनों है तो जावा कहती है उसे अपर केस में लिखना चाहिए। इसीलिए आपको याद आएगा जो पाई आपने पढ़ा होगा वो कैपिटल लेटर्स में होता है जावा में। क्यों होता है पाई कैपिटल लेटर्स में? क्योंकि पाई स्टैटिक भी होता है जावा में और पाई फाइनल भी होता है जावा में। जो चीजें स्टैटिक फाइनल दोनों नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करती हैं उनके लिए जावा कहती है अपर केस डिक्लेरेशन यूज करना चाहिए। तो एग्जिट ऑन क्लोज जे फ्रेम क्लास के अंदर बैठा हुआ एक इंटीजर है, एक स्टैटिक इंटीजर है। इसकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स इंटीजर है तो कुछ तो इसमें वैल्यू होगी, 5 6 7 कुछ तो होगा। तो या तो आप वो वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ वो वैल्यू पास करी तो आप मानते हैं उस वैल्यू को पढ़ने से रीडेबिलिटी स्पॉइल होगी, समझ ही नहीं आएगा कि जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं वो कर क्या रही है। इसलिए बेटर है कि उस वैल्यू की जगह आप वेरिएबल का नाम पास कर दें। वेरिएबल का नाम होगा जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अच्छा, इसको पास करते ही फ्रेम बंद हो जाएगा? नहीं, इसको पास करते ही फ्रेम बंद नहीं होगा। इसको पास करके आप जावा को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जब यूजर क्रॉस पे क्लिक करे तो आप क्या बिहेवियर चाहते हैं। तो बंद तो फ्रेम तभी होगा जब यूजर क्रॉस पे क्लिक करेगा, लेकिन एक तरह से ये इवेंट हैंडलिंग करने का काम आपके लिए कर देगा, इतना समझ लीजिए। सिर्फ ये एक लाइन लिखकर आप इस क्रॉस बटन के बिहेवियर को अपनी तरफ से जावा को इन्फॉर्म करके चेंज कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकते हैं डू अंडरस्कोर नथिंग अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। अगर आप ये वाली वैल्यू पास करते हैं तो गौर कीजिएगा जे फ्रेम किसके जैसा हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू पास करते हैं तो जे फ्रेम हो जाएगा फ्रेम के जैसा। फिर आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे और क्रॉस पे क्लिक करने पर आपके प्रोग्राम में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब कि जे फ्रेम ना बंद होगा ना हाइड होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास डिस्पोज और चौथा ऑप्शन है आपके पास हाइड। क्या फर्क है दोनों में बता सकते हैं आप मुझे? कैन यू टेक अ चांस? हाउ डिस्पोज एंड हाइड आर डिफरेंट देन ईच अदर। दोनों में ही फ्रेम यूजर के सामने से हट जाएगा, बट देन हाउ दे आर डिफरेंट देन ईच अदर।
डिस्पोज करेंगे तब भी फ्रेम हट जाएगा, हाइड करेंगे तब भी फ्रेम हट जाएगा, बट इन दोनों में अंतर क्या है? वेरी गुड अभिनीत। जब आप डिस्पोज करेंगे तो गौर कीजिएगा जो फ्रेम का ऑब्जेक्ट है वो वाकई में मेमोरी से भी हटा दिया जाएगा, वो मेमोरी में ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप हाइड करेंगे तो फ्रेम ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेगा। यस, फ्रेम ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेगा और आप सेट विजिबल ट्रू करके उस फ्रेम ऑब्जेक्ट को वापस विजिबल मोड में ला सकते हैं। तो फिर कब करते हैं हम डिस्पोज और कब करते हैं हम हाइड? जब आप, बहुत सिंपल है, आप डिस्पोज तब करते हैं जब आपको फ्रेम की जरूरत नहीं है। आपको वो फ्रेम एक बार दिखाना था, दिखाया, अब अगली बार आप चाहते हैं अगर फ्रेम दिखे तो फिर से क्रिएट हो, राइट? और अगर आप हाइड कॉल करते हैं तो फ्रेम दिखेगा लेकिन में फ्रेम दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन मेमोरी में फ्रेम का ऑब्जेक्ट रहेगा। आ रही है बात समझ? यस, एग्जिट में भी फ्रेम मेमोरी से हट जाता है। अब डिस्पोज और एग्जिट में क्या फर्क है? एग्जिट में याद रखिएगा पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, डिस्पोज में याद रखिएगा सिर्फ फ्रेम किल होगा। तो फर्क होता है प्रोग्राम बंद होने और फ्रेम किल होने में। यस, बहुत बड़ा फर्क होता है, समझने की कोशिश कीजिए। कैसे? इमेजिन करिए आप नोटपैड जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं। आप सोचिए ये नोटपैड है, ये नोटपैड का मेन्यू बार है। नोटपैड के मेन्यू बार के अंदर आपको हेल्प मेन्यू का कोड लिखना है। हेल्प मेन्यू के अंदर है एक अबाउट नाम का ऑप्शन। जब यूजर अबाउट पे क्लिक करेगा तो एक और फ्रेम खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। अगर आपने इस फ्रेम के क्रॉस पे जावा को बोल दिया एग्जिट कर दो, तो जब यूजर इस हेल्प वाले फ्रेम को बंद करेगा तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आपने बोल दिया एग्जिट ऑन क्लोज, पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, राइट? तो आप क्या इस क्रॉस पे पूरा प्रोग्राम बंद करना चाहेंगे? तो जवाब होगा नहीं। हम इस पे प्रोग्राम क्यों बंद करेंगे? तो आप इसके क्रॉस पे यूज कर सकते हैं डिस्पोज ऑन क्लोज। अगर इसको डिस्पोज करेंगे तो ये विंडो डिस्पोज होगी, प्रोग्राम अभी भी चलता रहेगा। और जब नोटपैड के मेन विंडो के क्रॉस पे यूजर क्लिक करेगा तो आप चाहेंगे पूरा प्रोग्राम बंद हो जाए। यस, तब आप इसके लिए यूज करेंगे एग्जिट ऑन क्लोज। तो डिस्पोज फ्रेम को टर्मिनेट करता है, प्रोग्राम को नहीं। हाँ, अगर वही फ्रेम उस प्रोग्राम का मेन फ्रेम है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो फ्रेम मेन फ्रेम नहीं है तो डिस्पोज से फ्रेम बंद होगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। लेकिन एग्जिट क्या करेगा? एग्जिट तो प्रोग्राम को भी बंद कर देगा, फ्रेम को भी बंद कर देगा। तो एग्जिट आप तब यूज करें जब आप चाहते हो क्लिक होने पर पूरी एप्लीकेशन ही टर्मिनेट हो जाए। पता लग गया डिफरेंस? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, तो अब हम बनाते हैं हमारा सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम, सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जे फ्रेम को यूज करके बिल्कुल वही कोड लिखेंगे जो हमने फ्रेम के लिए लिखा था। एक सिंपल सा जे फ्रेम जो रन होने पर, सर आइकन इमेज में इमेज बाय डिफॉल्ट स्मॉल होकर सेट होगी या फिर नहीं स्मॉल हो जाएगी सतीश? इमेज अपनी साइज को रिड्यूस कर लेगी। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर। ये है हमारा अगला चैलेंज। हमें 400 बाय 400 का एक फ्रेम डिजाइन करना है। इस फ्रेम के अंदर आप टाइटल बार पे आपका नाम दिखना चाहिए। गेट कंटेंट पेन के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी छोड़ दें उसको, उसकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तब जरूर बताऊंगा, फिलहाल उसको इग्नोर कर दें। चलिए, अब आते हैं अपन अपनी मेन एप्लीकेशन पे। 400 क्रॉस 400 का हमें एक फ्रेम बनाना है जिसमें टाइटल बार पे हमारा नाम दिखना चाहिए। तो ये काम हम जावा के अंदर कैसे कर सकते हैं? ना टू लर्न हाउ टू डू दिस, सबसे पहले हम अपना पैकेज बदल लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक नया पैकेज बना रहा हूं और उसका नाम मैं दे रहा हूं in.scalive.gui.swing. This is my new package. Within this new package, I'm going to create a Java class and I'll call it example1. ठीक है, हमेशा की तरह पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप यहां रखेंगे एंड विद इन दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप क्या डिफाइन करेंगे? विद इन दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप बनाएंगे जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यस, आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा जैसे फ्रेम का बनता था। जे फ्रेम JF इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ये जे फ्रेम बन गया। और जे फ्रेम को टाइटल बार में मैंने अपना नाम भेज दिया सचिन्स जे फ्रेम। ठीक है, जे फ्रेम की भी याद रखिएगा आदतें बिल्कुल फ्रेम के जैसी हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी भी कोई साइज नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ये भी विजिबल नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी देनी पड़ेगी आपको साइज, जिसके लिए हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर सेट बाउंड्स।
सेट बाउंड्स को दे सकते हैं हम अपने 4 पैरामीटर। तो मैंने पास करा 200, 200 से शुरू हो, और जैसा क्वेश्चन कह रहा था 400 क्रॉस 400 का फ्रेम बन जाए। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी फ्रेम दिखेगा नहीं। दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिखाने के लिए विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया jf डॉट सेट विजिबल फॉलोड बाय ट्रू। इतना लिखकर प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर आप देखिएगा क्रॉस के क्लिक होने पर जावा जे फ्रेम के लिए बाय डिफॉल्ट क्या करती है। तो जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, नोटिस करिए ये हमारे सामने जे फ्रेम आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं मिनिमाइज क्लिक कर रहा हूं, वो अपना काम सही ढंग से कर रहा है। मैक्सिमाइज क्लिक कर रहा हूं, वो भी अपना काम कर रहा है। और अगर मैं क्रॉस क्लिक करता हूं, एक बार फिर बताइए, फ्रेम के क्रॉस पे क्या हुआ करता था? फ्रेम के क्रॉस पे कुछ नहीं होता था, लेकिन जे फ्रेम के क्रॉस पे आप देखेंगे ये हाइड हो जाएगा। ये हाइड हुआ कि प्रोग्राम बंद हुआ? ये हाइड हुआ, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। अगर प्रोग्राम बंद होता तो यहाँ नीचे रनिंग आना बंद हो जाता ना। बिल्कुल बॉटम राइट पे देखिए, अभी भी रनिंग लिखा हुआ आ रहा है। इससे समझ में आता है कि एप्लीकेशन बंद नहीं हुई, बस फ्रेम दिखना बंद हो गया। तो अभी तो एप्लीकेशन को यहीं से बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं आपके क्रॉस पे एप्लीकेशन ही बंद हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सीधे सीधे यहाँ एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। क्या है उस मेथड का नाम? उस मेथड का नाम है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। क्या पास करेंगे आप उसे? आप चाहते हैं क्रॉस पे क्लिक होने पर प्रोग्राम ही बंद हो जाए, तो आप लिखेंगे जे फ्रेम डॉट फॉलोड बाय एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। राइट, आप ये वैल्यू, ये इंटीजर कांस्टेंट यहां पास कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप नेटबीन्स में जाकर चेक कर सकते हैं। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जावा ने सेट करी हुई है 3। तो आप चाहें तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा, अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ और आप कभी भी इस एप्लीकेशन को रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तो एकदम से याद नहीं आएगा आपको कि इस लाइन में 3 लिखने से क्या हो रहा है। जबकि सोचिए, इट इज मच मोर रीडेबल अगर आप इसकी जगह लिखते हैं एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। समझ आया? अब रन करने पर क्या होगा? अब रन करने पर वो होगा जो आप चाह रहे थे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यस, रन करते ही प्रोग्राम क्रॉस पे क्लिक अगर आप करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो नोटिस करिए, नीचे से रनिंग भी हट गया, ऊपर ये भी लिखा हुआ आ गया बिल्ड सक्सेसफुल। आया जे फ्रेम क्लोज करना? ठीक है, चलिए, लेकिन अब हम ऐसे भी कोडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे अपने हाथों से फ्रेम और बटन बनाने लगे तो हमें बहुत ज्यादा समय सिर्फ जीयूआई बनाने पे लग जाएगा। मैंने आपसे कहा था मेन काम हमारा है, हम जीयूआई के लिए यूज करेंगे नेटबीन्स का एक टूल, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है जीयूआई बिल्डर। आपको यह भी याद होगा कि यही मेरा मेन कारण था कि मैं फ्रेम पे डायरेक्टली मैं नेटबीन्स यूज करना चाह रहा था, रादर देन गोइंग फॉर एक्लिप्स और एनी अदर आईडी। क्योंकि नेटबीन्स हमें एक बहुत अच्छा टूल देता है जो हमारे लिए यूआई डिजाइनिंग बहुत सिंपल और बहुत आसान कर देगा। इसलिए अब हम इस तरीके की प्रोग्रामिंग भी छोड़ रहे हैं जिसमें हम हर चीज के लिए कोड लिखते हैं। अब हम चल रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से फ्रेम और बटन और बाकी कंपोनेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में कैसे डिजाइन करते हैं। अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को भी करता हूं मैं बंद। आई क्रिएट अनदर प्रोजेक्ट, और इस बार हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, सॉरी, पैकेज। आई क्रिएट अ पैकेज फर्स्ट। पैकेज का नाम मैं दे रहा हूं इन डॉट sclive डॉट gui डॉट स्विंग बिल्डर। राइट, ये मैंने पैकेज का नाम दिया क्योंकि एक्चुअल में जो टेक्निक आप यूज करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं स्विंग बिल्डर। इस टेक्निक का नाम ही है स्विंग बिल्डर। ठीक, तो मैंने पैकेज का भी नाम कुछ उससे मिलता जुलता दे दिया है। ठीक है, अब देखिए स्विंग बिल्डर को कैसे यूज करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। सबसे पहला स्टेप है, आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। ठीक, अभी तक आप क्या चूज करते थे? जल्दी बोलिए, अभी तक आप क्या चूज करते थे? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अभी तक आप चूज करते थे जावा क्लास। समझ आ रहा है? अब की बार क्या चूज करने वाले हैं आप? अब की बार आप जावा क्लास नहीं चूज करने वाले हैं, अब की बार आप चूज करने वाले हैं जे फ्रेम फॉर्म। राइट, दिख रहा है आपको इस लिस्ट में जे फ्रेम फॉर्म? ठीक है, और अगर बाय चांस इस लिस्ट में जे फ्रेम फॉर्म नहीं आता है, कई बार ऐसा होगा कि वो यहाँ दिखेगा नहीं, तो आप अदर में जाएंगे। ठीक, इस विंडो में स्विंग जीयूआई फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहां से चूज कर लेंगे जे फ्रेम फॉर्म। अगर पॉपअप मेन्यू में जे फ्रेम फॉर्म नजर नहीं आता है
तो अदर में आइएगा, स्विंग जीयूआई फॉर्म पे क्लिक करिएगा और यहां से चूज कर लीजिएगा जे फ्रेम फॉर्म। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे नेटबीन्स आपसे आपकी क्लास का नाम पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था फ्रेम डेवलप करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं जावा में। फ्रेम डेवलप करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हम डायरेक्टली फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएं मेन के अंदर, और दूसरा तरीका क्या होता है, जल्दी बोलिए। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है इनहेरिट करना। दूसरा तरीका होता है हम फ्रेम को या जे फ्रेम को इनहेरिट करें। नेटबीन्स याद रखिएगा दूसरे वाले तरीके को फॉलो करता है। सुना ध्यान से आपने? नेटबीन्स दूसरे वाले तरीके को फॉलो करता है क्योंकि वो क्लास को एक्सटेंड करता है जे फ्रेम क्लास को, इसलिए वो आपसे चाइल्ड क्लास का नाम पूछ रहा है। यहाँ जो आप नाम दे रहे हैं वो जे फ्रेम की चाइल्ड होगी। यस, यहाँ जो भी नाम आप देंगे वो जे फ्रेम की चाइल्ड क्लास कहलाएगी, जिस नाम से भी आप इसको बनाएंगे। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं अपनी तरफ से माई जे फ्रेम। राइट, तो माई जे फ्रेम नाम से एक जावा क्लास बनेगी और वो किसे इनहेरिट करेगी? वो इनहेरिट करेगी जे फ्रेम को। ये आप देख सकते हैं जो नेटबीन्स आपके लिए कोड जनरेट करेगा। अब जैसे ही आप फिनिश करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। वॉच वेरी केयरफुली। जैसे ही आप फिनिश करेंगे नोटिस करिए नेटबीन्स में कुछ चेंजेस आ गए, नेटबीन्स की स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले चेक करिए राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे कुछ दिखने लग गया आपको जो अभी तक नहीं दिख रहा था। यस, एक्सट्रीम राइट पे कुछ दिखने लग गया जो अभी तक नहीं दिख रहा था। ये क्या है? इसको बोलते हैं पैलेट। ये जो आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज पैलेट। राइट, पैलेट का मतलब यहाँ सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप सीधे सीधे अपने फ्रेम पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? फ्रेम पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे अपने फ्रेम के ऊपर ला सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बटन को कहाँ रखना है, बटन को कैसे बनाना है। आप इस पैलेट से बटन उठाएंगे, दिख रहा है बटन आपको यहाँ? दिख रहा है? ये रहा बटन। इस बटन को उठाएंगे और सीधे पहुंचा देंगे आप अपने फ्रेम पे। जब आप फ्रेम पे पहुंचाएंगे तो जावा आपको बटन की साइज देने को कहेगी जो आप स्ट्रेच करके और पोजीशन बता सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो जो काम बटन बी इक्वल टू न्यू बटन लिख के करते थे वो ड्रैग करने पर हो जाएगा। यस, लेकिन ये याद रखिएगा जो आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नेटबीन्स बैकग्राउंड में उसका जावा कोड जनरेट करेगा। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे? जो आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नेटबीन्स बैकग्राउंड में उसका जावा कोड जनरेट करेगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामर के लिए है या ये ड्रैग एंड ड्रॉप रन टाइम के लिए है? तो जवाब है ये ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामर के लिए, रन टाइम के लिए नहीं है। ये रन टाइम पे तो हमें प्रॉपर तरीके से बटन वटन सबके ऑब्जेक्ट बना के जावा को देने हैं। तो थैंकफुली वो ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट बनाने का काम बैकग्राउंड में आपके लिए कौन करेगा? वो ऑब्जेक्ट बनाने का काम बैकग्राउंड में आपके लिए नेटबीन्स करेगा। ठीक है, दूसरी चीज आप नोटिस करिए, आपके सामने फ्रेम की एक इमेज आ गई है। ये दिख रही है आपको फ्रेम की इमेज, ये वाली इमेज। राइट, इस विंडो को हम लोग बोलते हैं डिजाइन विंडो। कौन सी विंडो बोलते हैं? इस विंडो को बोलते हैं डिजाइन विंडो। ऊपर देखिए टाइटल में लिखा हुआ दिख रहा होगा डिजाइन। डिजाइन विंडो जब भी मैं बोलूंगा आप समझ जाइएगा मैं आपको बोल रहा हूं आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाले मोड में आ जाएं। ठीक है, डिजाइन में जाकर ये करो, डिजाइन विंडो में जाकर ये चेंज करो। तो आप समझ जाइएगा आपको इस डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और डिजाइन टैब पे आकर आपको इस विंडो पे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें चेंज करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ क्या बिल्कुल कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, हर काम ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाएगा। तो जवाब है यूआई डिजाइनिंग ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे फ्रेम का आइकन बदलना उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा, फ्रेम को सेंटर पे लाना उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इवेंट हैंडलिंग करना, इन सब के कोड्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो सवाल है फिर कोड कहाँ लिखेंगे हम लोग? तो गौर से देखिए डिजाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक और टैब नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक टैब, सोर्स टैब। यहां जाकर आप अपना कोड लिखेंगे और डिजाइन में क्या करेंगे? डिजाइन में आप लोग करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहां से? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे पैलेट से। पैलेट से कंपोनेंट उठाएंगे यहां लेकर आएंगे। जब आप पैलेट से उसको यहां लाएंगे बैकग्राउंड में जावा आपके लिए और सॉरी नेटबीन्स आपके लिए ऑटोमेटिकली कोड कर देगा जनरेट। काम करने का एक रफ आइडिया लगा अब कैसे काम होगा? ठीक है, अब हम उन्हीं चीजों के लिए कोड विंडो में जाएंगे जिनके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप में हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। बाकी चीजें जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं वो चीजें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप से कर लिया करेंगे। चलूं आगे, ये भी क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया?
ठीक है, तो आपने अगर सोर्स और डिजाइन विंडो शो नहीं रही है तो आपने जे फ्रेम नहीं चूज करा है, आपने कुछ और चूज कर लिया है, जावा क्लास चूज कर ली है। जे फ्रेम फॉर्म चूज करिए, सोर्स और डिजाइन जरूर आएगा, कुछ और चूज कर लिया है आपने। चलिए, अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपन चलते हैं सोर्स में, और आप पहली लाइन ध्यान से देखिए और बताइए ये लाइन आपको समझ आ रही है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। आ रही है? वेरी गुड। ये लाइन ये बता रही है कि आपकी जो माई जे फ्रेम क्लास है, माई जे फ्रेम क्लास को कर रही है इनहेरिट, राइट। और अगर आपको लग रहा है मेन कहाँ है, तो ये बैठा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस एरिया को आपको टच नहीं करना है, ये एरिया ऐसे ही रहेगा। आपको जो करना है वो करना है अपनी क्लास की बॉडी के अंदर। अब इसको पहचान रहे हैं? अगर माई जे फ्रेम आपकी क्लास का नाम है तो ये कौन हुआ? ये हुआ आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने देखा नेटबीन्स ने एक मेथड कॉल करा है जिसका नाम है इनिट कंपोनेंट। करा है नेटबीन्स ने कॉल, राइट। इस मेथड की कोडिंग नेटबीन्स अपने लेवल पे ऑटो जनरेट करता रहता है आपके ड्रैग एंड ड्रॉप को देखकर। तो अगर मैं यहाँ से एक बटन लाकर फ्रेम पे रख दूं तो मुझे बटन इसके अंदर बना हुआ दिखेगा इनिट कंपोनेंट के अंदर। यस, अगर आपको लगता है सर इनिट कंपोनेंट का कोड कहाँ पर है, तो इनिट कंपोनेंट का कोड नेटबीन्स ने बाय डिफॉल्ट हाइड कर रखा है, क्योंकि नेटबीन्स नहीं चाहता है कि इनिट कंपोनेंट के कोड को देखकर आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो। याद रखें, आप ना सिर्फ इस कोड को रीड कर सकते हैं, आप एडिट नहीं कर पाएंगे इसको, सिर्फ रीड करने की फैसिलिटी है। नोटिस करिए, अगर मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी तरफ से बैक स्पेस दबाता हूं, तो ये एरिया लॉक्ड है, ये एरिया पे आप कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे नोटिस करिए नेटबीन्स ने खुद ही ये तय कर लिया कि क्रॉस क्लिक होने पर एग्जिट करना है। देखिए ध्यान से, यस, नेटबीन्स ने खुद ही तय कर लिया कि क्रॉस पे क्लिक होने पर उसे एग्जिट करना है। अब अगर आपको लगता है सर मुझे एग्जिट नहीं करना है, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो आप कैसे करेंगे ये कोड को चेंज? तो ये चेंज करने के लिए आप डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन में आकर आप चीजों को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं भी बताता हूं। जो आप यहाँ चेंज करेंगे उसका असर यहाँ दिखेगा, यस, उसका असर आपको दिखेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैंने बटन बनाया है नेटबीन्स ने उसके लिए क्या कोड लिखा है, तो आप इनिट कंपोनेंट्स की कोडिंग को एक्सपैंड करके देख सकते हैं। यहां पर आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे जब जब आप बैकग्राउंड में या डिजाइन विंडो पे कोई चेंजेस करेंगे। आ रही है बात? बट इसने जे फ्रेम क्लास यूज नहीं करी है क्योंकि ये कांस्टेंट एक इंटरफेस के अंदर भी डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है स्विंग कांस्टेंट्स। ये जो कांस्टेंट्स आपने यूज करे हैं ये एक इंटरफेस के अंदर भी डिक्लेयर्ड हैं, और उस इंटरफेस का नाम है स्विंग कांस्टेंट्स, इसलिए उस स्विंग कांस्टेंट्स इंटरफेस को इन्होंने यूज करा है। ठीक है, चलें आगे। फिलहाल यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो ये है आपका डिजाइन वाला पार्ट। ठीक है, अब नोटिस करिए मैंने कितना बाय हैंड अपने हाथ से कितना कोड लिखा है। तो आपने देखा होगा मैंने एक लाइन का कोड नहीं लिखा है, एक लाइन का कोड नहीं लिखा है, लेकिन तो भी मुझे फ्रेम मिलेगा अगर मैं रन करूंगा तो। यस, गौर से देखिए, मुझे तो भी फ्रेम मिल रहा है। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट साइज का मिल रहा है जो जावा ने अपनी तरफ से तय करी है। और ये भी नोटिस करिए क्रॉस पे क्लिक करने पर एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। यस, इतना काम आपके लिए नेटबीन्स खुद ही कर देता है। गॉट इट? यानी नेटबीन्स आपको जो अपनी तरफ से फ्रेम बना के देता है वो वही था ना जो आपने भी बनाया, सिर्फ एक टाइटल ही नहीं था, बाकी तो सब नेटबीन्स आपके लिए कर ही रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे फ्रेम का टाइटल चेंज करना है, अभी फ्रेम पे कोई टाइटल नहीं आ रहा है ना, राइट। हम चाहते हैं फ्रेम को अपन टाइटल दें। कहां से दे सकते हैं? डिजाइन से भी दे सकते हैं और कोड विंडो से भी दे सकते हैं। पहले मैं आपको कोड विंडो से देना सिखाता हूं। याद रखें, कोड विंडो में जो वन टाइम एक्टिविटीज हैं, टाइटल एक बार सेट करना है, टाइटल बार बार सेट करना है, टाइटल एक बार सेट करना है। वो एक्टिविटी आप कहां करेंगे? वो एक्टिविटी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एक बार, राइट। और कंस्ट्रक्टर में भी कहां करेंगे? इनिट कंपोनेंट्स के बाद करेंगे। ओके, इनिट कंपोनेंट के बाद क्यों करेंगे? क्योंकि पहले यूआई बनेगा, यूआई के बाद आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें अगर तो अगर आप माई जे फ्रेम के अंदर से जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, वो आपके कंस्ट्रक्टर की होगा फर्स्ट लाइन। जैसे क्या हम जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर से टाइटल सेट करा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर हमारे लिए टाइटल सेट करे? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे सुपर और यहाँ लिख देंगे माई जे फ्रेम, राइट, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सुपर है तो ये इनिट कंपोनेंट के नीचे नहीं आ सकता, लेकिन इसके अलावा कोई भी कोड आप लिखेंगे तो वो इनिट कंपोनेंट के बाद लिखना है। सुना आपने ध्यान से? क्योंकि इनिट कंपोनेंट के कारण पहले यूआई क्रिएट होगा,
पहले यूआई बनेगा, फिर आप यूआई पे अपना एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं बटन का कलर बदलिए, अब बटन का कलर बदलने का कोड हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन बटन बनने के बाद। और बटन कौन बनाएगा? बटन आपके लिए बनाएगा इनिट कंपोनेंट, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप से तो आप अपने लिए बटन बना लेंगे, लेकिन एक्चुअल में रन टाइम पे तो बटन तभी बनेगा ना जब इनिट कंपोनेंट चलेगा, उसके पहले थोड़ी बटन बन जाएगा। इसलिए आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इनिट कंपोनेंट के कॉल के बाद करेंगे, सिवाय सुपर से कंस्ट्रक्टर कॉल करने को छोड़कर। इसके अलावा सारी एक्टिविटीज इनिट कंपोनेंट के बाद होंगी, क्योंकि सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर रहा है। और आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा सुपर कौन सी लाइन होना चाहिए चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर की? फर्स्ट लाइन। इसलिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी एज फर्स्ट लाइन। रन करेंगे तो दिखेगा माई जे फ्रेम टाइटल बार में। यस, रन करेंगे तो दिखेगा माई जे फ्रेम टाइटल बार में। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं टाइटल चेंज? तो आप चाहें तो सुपर ना लिखकर यहां से सेट टाइटल कॉल कर सकते हैं। यस, यहां से सेट टाइटल कॉल कर सकते हैं, लेकिन सेट टाइटल इनिट कंपोनेंट के बाद कॉल कीजिएगा। करेक्ट। तो यहां आप सेट टाइटल में भी लिख सकते हैं माई जे फ्रेम। ऐसा करने पर भी एप्लीकेशन रन होगी और टाइटल आपका चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। ये दोनों तरीके समझ आ गए? ठीक है। और अगर आपको लगता है डिजाइन से कर सकते हैं क्या टाइटल चेंज, तो डिजाइन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखें। अभी मैंने टाइटल फिर से हटा दिया है, रन करूंगा तो ब्लैंक आएगा टाइटल। यस, रन करूंगा तो टाइटल ब्लैंक आएगा। डिजाइन पे कैसे जाएंगे? डिजाइन पे जाने के लिए डिजाइन टैब पे क्लिक करें, आप वापस डिजाइन विंडो पे आ जाएंगे। ये जो आपके सामने इमेज आ रही है, किसकी इमेज है? ये कौन है जो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिख रहा है? ये फ्रेम है। एग्जैक्टली बोलूं तो जे फ्रेम है, राइट। इस जे फ्रेम पे कीजिए राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज, मिल रहा है। राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज। क्लिक कीजिए प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नोटिस करिए टाइटल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यस, यहाँ टाइटल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ अपना टाइटल सेट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा यहाँ जो भी आप सेट करेंगे वो आपको डिजाइन विंडो पे सेट करना है, और आपका यहाँ सेट करा गया एक्शन का कोड इनिट कंपोनेंट्स के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माय फर्स्ट स्विंग ऐप। थोड़ा सा डिफरेंट टाइटल दे रहा हूं ताकि आप देख पाए, और इतना लिखने के बाद आप क्लोज करेंगे। अब आप जब रन करेंगे तो आप देखेंगे टाइटल बार में आपको माय फर्स्ट स्विंग ऐप लिखा हुआ दिखेगा। दिख रहा है? अब अगर आपको लग रहा है ये कोड आया कहां से, तो आप खुद सोचिए कहां गया होगा। ये भी गया होगा इनिट कंपोनेंट में। तो चेक करिए, इनिट कंपोनेंट में सेट टाइटल कॉल कर लिया नेटबीन्स ने, आपने वहां प्रॉपर्टीज में लिखा और नेटबीन्स ने अंदर आकर उसे इनिट कंपोनेंट के अंदर बना दिया। तो यही समझने वाली बात है, बस इसको समझना, इसमें करते कुछ नहीं है आप। यू हैव नथिंग टू डू विद द कोड ऑफ इनिट कंपोनेंट। आपको लगता है सर मैं यहाँ से टाइटल बदल सकता हूँ क्या? माय फर्स्ट स्विंग ऐप की जगह कुछ और करना है, यहाँ से आप टच भी नहीं कर पाएंगे। कहाँ से बदलना पड़ेगा टाइटल? वहीं जाकर डिजाइन विंडो पे बदलना पड़ेगा। वहां जाकर आप चेंजेस करिए तो चीजें चेंज होंगी। इस जगह पर आपको एडिट करने की इजाजत नहीं है, ये एरिया लॉक्ड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब हम बात करते हैं हमें अगर जे फ्रेम का कलर बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो रिकॉल करिए, इनहेरिटेंस चार्ट को देखिए। क्या जे फ्रेम ने भी कंपोनेंट को इनहेरिट करा है? क्या जे फ्रेम ने भी इनडायरेक्ट तौर पे कंपोनेंट को इनहेरिट करा है? जल्दी बोलिए, यस और नो। करा है ना? ये जो कंपोनेंट है ये यहां तक आई है ना, जे फ्रेम तक, राइट। तो जे फ्रेम के पास भी सेट बैकग्राउंड होगा, है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हम सेट बैकग्राउंड कॉल करके जे फ्रेम का कलर बदल सकते हैं। यस, हम सेट बैकग्राउंड कॉल करके जे फ्रेम का कलर बदलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। बदलेगा कि नहीं बदलेगा कलर वो अलग बात है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेट बैकग्राउंड। कितनी बार कलर बदलना है? एक बार। जी हाँ, एक बार। तो कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट बैकग्राउंड, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे? पैरेंथेसिस के अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया कलर डॉट येलो। ठीक है, ये मैंने फ्रेम को कलर पास करा। कलर क्लास के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा तो वो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोड में कोई एरर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया कोड है। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये कोड रन होगा तो फ्रेम का कलर चेंज नहीं होगा। देख पा रहे हैं ना आप, येलो कलर नहीं आया, जबकि आपने तो येलो कलर का कोड लिखा है। क्यों नहीं आया? वाई डिडेंट द कलर ऑफ द फ्रेम चेंज? इस क्यों का जवाब आपको इस डायग्राम में मिलेगा। इस क्यों का जवाब आपको इस डायग्राम में मिलेगा। अब बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बनाया है आपने अपने प्रोग्राम में जे फ्रेम,
बनाया है ना, आपने नहीं बनाया, नेटबीन्स ने तो बनाया है ना आपके लिए जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट, राइट। एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट आपकी क्लास का बना होगा ना, एग्जैक्टली बोलूं तो, लेकिन आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो जे फ्रेम को इनहेरिट कर रहा है, तो एक तरह से जे फ्रेम ही बन रहा है। तो जावा में जब जे फ्रेम बनता है, ध्यान से सुनिएगा, तो जावा एक्चुअल में जे फ्रेम को बनाने के लिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक 5 विंडोज को रखकर जे फ्रेम को तैयार करती है। मतलब मतलब ये है मेरा कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, सुनना ध्यान से आप मेरी बात, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर दिखने में तो ये एक विंडो लग रही है ना, दिखने में ये एक विंडो, बोलिए जल्दी, दिखने में ये एक सिंगल विंडो लग रही है ना आप लोगों को, लेकिन एक्चुअल में ये एक विंडो नहीं है, ये एक सैंडविच है। क्लब सैंडविच खाया होगा ना आपने, जैसे क्लब सैंडविच होता है ना, ये ऐसे क्लब सैंडविच है, लेकिन ये इतना दुबला पतला क्लब सैंडविच है कि हमें पता ही नहीं लगता कि इसमें एक के ऊपर एक 5 लेयर्स रखी हुई हैं। ये 5 लेयर मिलकर क्या बना रही हैं, ये 5 लेयर मिलकर आपके लिए जे फ्रेम बना रही हैं। ये 5 लेयर का कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाकर दे रहा है, आपको बनाकर दे रहा है जे फ्रेम। ओके, अब ये 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो गौर से देखिए, सबसे नीचे AWT का फ्रेम बैठा हुआ है, राइट, सबसे बॉटम पे फ्रेम बैठा है। फ्रेम के ऊपर कौन बैठा है, फ्रेम के ऊपर बैठा है रूट पेन। रूट पेन के ऊपर कौन बैठा है, लेयर्ड पेन। लेयर्ड पेन के ऊपर कौन बैठा है, लेयर्ड पेन के ऊपर बैठा है कंटेंट पेन। और सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है ग्लास पेन। अब ये पहला दिमाग में डाउट आएगा, सर इतनी सारी विंडोज इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो जावा का ये कहना है कि जावा जे फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए इन विंडोज की मदद लेती है। मतलब ये सारी विंडोज जे फ्रेम का ब्यूटी पार्लर है, बिल्कुल आप कह सकते हैं ये सारी विंडोज जे फ्रेम को ब्यूटीफाई करने का काम करती हैं, और इसमें मेरा और आपका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये जावा का अपना डिसीजन है कि जब भी आप जे फ्रेम बनाएंगे, वो एक्चुअल में 5 विंडो की लेयर बनाकर आपको देगी। तो इसका मतलब फ्रेम जब बनता है तो सिर्फ एक विंडो बनती होगी। यस, अभी तक जितनी बार आपने फ्रेम बनाया एक सिंगल विंडो बनी, लेकिन जितनी बार आप जे फ्रेम बनाते हैं लगता आपको एक विंडो है, क्योंकि वो इतनी थिक नहीं दिखती है, लेकिन एक्चुअल में इस विंडो पे 5 विंडोज रैप्ड अप हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता सकते हैं, हम जिस विंडो को देख रहे हैं, ये जिस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये कौन सी विंडो है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये कंटेंट पेन है। ग्लास पेन तो ट्रांसपेरेंट हुआ ना, क्यों सतीश, ग्लास पेन तो ट्रांसपेरेंट हुआ ना, ग्लास पेन नाम है उसका, तो वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट। तो हमारी आंखों के सामने इस समय कौन सी विंडो आ रही है, हमारी आंखों के सामने इस समय कंटेंट पेन आ रहा है। और बताइए हमने कलर किसका बदला है, हमने कलर इस बिल्कुल नीचे वाले फ्रेम का बदला है, इसी का बदला है ना, इसलिए हमको कलर में चेंज नहीं दिख रहा। तो अब अगर हमें कलर बदलना है तो किसका कलर बदलना चाहिए, अगर हमें कलर बदलना है तो कंटेंट पेन का कलर बदलना चाहिए। अगर कंटेंट पेन का कलर बदलेंगे तो यहाँ कलर चेंज हुआ हुआ दिखेगा। यस, तो मैंने आपको एक मेथड छुड़वा दिया था, अगर आपने गौर करा हो तो, जे फ्रेम के सारे मेथड्स की लिस्ट में एक मेथड छोड़ दिया था ना अपन ने। अब जरा उस मेथड की बात करते हैं, कौन सा मेथड है वो, उस मेथड का नाम है गेट कंटेंट पेन। क्या होता है इस मेथड को कॉल करने से, गेस करिए। इस मेथड को कॉल करने से वो जो आपको 5 विंडोज दिख रही हैं, दिख रही थी 5 विंडोज ये वाले डायग्राम में, इन 5 विंडो में से आपको इस कंटेंट पेन का मिल जाएगा रेफरेंस। तो अगर गेस करिए, मैंने कहा कंटेनर सीटी, रिटर्न टाइप देखी थी आपने उस मेथड की, क्या थी, गेट कंटेंट पेन मेथड की रिटर्न टाइप थी कंटेनर। तो मैंने कहा कंटेनर सीटी इक्वल टू गेट कंटेंट पेन, मान लीजिए मैंने ये लाइन लिखी, ऑफ कोर्स स्पेस नहीं है गेट कंटेंट पेन में, सिंगल वर्ड है, गेट कंटेंट पेन ऐसे मैंने लिखा। तो अब नोटिस करिए ये जो सीटी है ये इस विंडो को पॉइंट कर लेगा, यस ये सीटी इस विंडो को पॉइंट कर लेगा। और अब अगर मैं सीटी के थ्रू सेट बैकग्राउंड कॉल करूंगा तो इस विंडो का कलर बदल जाएगा, यस इस विंडो का कलर बदल जाएगा। अब एक और जरूरी बात, मैं आपको सिखा जरूर रहा हूं, बट हम ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे। सुना आपने ध्यान से, कलर वगैरह बदलने के लिए ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जावा कहती है 5 विंडोज मेरी हैं, आप मेरी विंडो पे अपने कलर अपने कंपोनेंट्स मत रखिए, वरना फ्रेम का डिजाइन, फ्रेम का लुक एंड फील स्पॉइल हो सकता है। ध्यान दिया आपने, तो फिर क्या करें, तो फिर जावा कहती है ये कितनी विंडो है, 5 विंडो है ना, ये टोटल 5 विंडो है ना, आप इसमें एक विंडो और बढ़ा लें। वो कौन सी विंडो होती है, वो विंडो होती है जे पैनल, राइट।
तो अब 5 की जगह कितनी विंडो हो जाएंगी? अब 5 की जगह हो जाएंगी 6 विंडो। ये जे पैनल हमें कहाँ मिलने वाला है? ये जे पैनल आपको पैलेट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस जे पैनल को पैलेट से ड्रैग करना है और किसके ऊपर चढ़ा देना है? चढ़ा देना है आपको अपने फ्रेम के ऊपर। जैसे आप स्कूल जाते थे तो कॉपी पे कवर चढ़ाते थे, बताइए। तो वो जो कॉपी है आपकी, वो एक्चुअल में क्या है? जावा के लिए वो एक्चुअल में जे फ्रेम है। और वो जो उसके ऊपर आप कवर चढ़ाते हैं, वो कवर जावा के लिए क्या है? वो कवर जावा के लिए पैनल है। फिर आप बताइए, अपना नाम कवर पे लिखते थे ना, स्टिकर स्टिकर लगा के, कुछ डेकोरेट करना होता था तो कवर को करते थे ना आप। तो जावा कहती है आप ऐसा ही पैनल के लिए करिए, राइट। तो हम एक्चुअल में जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें ना फ्रेम पे हम कोई कलर डालते हैं, ना फ्रेम, जे फ्रेम की बात कर रहा हूं, ना जे फ्रेम पे कोई कलर डालते हैं, ना जे फ्रेम पे कोई बटन रखते हैं। हम जो एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो 5 विंडो जावा हमें देती है उस पर हम अपनी 6वीं विंडो अप्लाई करते हैं। और वो 6वीं विंडो कौन सी है? वो 6वीं विंडो हमारी जे पैनल है। ठीक, हमें कहीं से भी नजर नहीं आएगा पैनल लगाने के बाद कि हमने फ्रेम के ऊपर पैनल चढ़ा दिया है। उतना ही थिन आपका जे फ्रेम दिखेगा जितना अभी दिख रहा था। समझ आ रहा है? लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कंटेनर का कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। मतलब फोटो फ्रेम से ही इंस्पायर है इन्होंने जे फ्रेम को, बिल्कुल बिल्कुल। फोटो कहीं पे भी आप देख लीजिए, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। आप लोग क्लासरूम रिकॉल करिए, एससीए के क्लासरूम में आए हैं? एससीए के क्लासरूम में आपने बैठकर कोई क्लास क्लास अटेंड करी है? तो आप रिकॉल करिए, जो बोर्ड है, जिस बोर्ड को मैं यूज करता हूँ, उस बोर्ड पे व्हाइट कलर का सनमाइका चढ़ा हुआ है ना? सनमाइका, उसी पे मैं लिखता हूँ। लेकिन वो सनमाइका खुद किसके ऊपर है? तो आपको याद आएगा, एक वुडन बोर्ड के ऊपर है। तो वो जो वुडन बोर्ड है वो जे फ्रेम है, और वो जो सनमाइका है वो हमारा पैनल है। तो जब मैं प्रोजेक्टर ऑन करता हूं तो सनमाइका पे रिफ्लेक्शन पड़ता है। यस, और अगर उस रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है तो सनमाइका के ऊपर मैं एक स्क्रीन लगाता हूं। तो नोटिस करिए, एज अ यूजर मैं सनमाइका से इंटरैक्ट करता हूं। इसी तरह से एज अ यूजर, एज अ डेवलपर, आपको पैनल से इंटरैक्ट करना है, आपको फ्रेम को टच नहीं करना है। आर यू गेटिंग दिस? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जावा कहेगी फिर आप मेरे डिजाइन गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं। करने को तो कर सकते हैं, तभी उन्होंने हमें कंटेंट पेन का एक्सेस दिया है। लेकिन बजाय इसके कि हम कंटेंट पेन का कलर बदलें, कंटेंट पेन पे बटन ऐड करें, इट्स बेटर ये सब काम किस पे करें? ये सब काम हम लोग पैनल पे करें। बट अभी के लिए कलर चेंज करना कंटेंट पेन से कैसे पॉसिबल है वो सीखते हैं अपन। तो क्या चेंज आएगा कोड में? कोड में आएंगे 2 चेंजेस। सबसे पहले आप लिखेंगे कंटेनर सीटी। कंटेनर सीटी इज इक्वल टू गेट कंटेंट पेन। क्या आ जाएगा सीटी में, जल्दी बताइए। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, सीटी में क्या आ गया? सीटी में इस ब्लूइश कलर की विंडो का, नहीं पैनल कहां से आ गया? अच्छा, पैनल पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके। सीटी में आ गया इस वाले, ये जो ब्लूइश कलर का आपको एरिया दिख रहा है, इसका रेफरेंस। अब बताइए कलर किसका बदलें? अब कलर आप सीटी का बदलिए। तो कैसे कॉल करेंगे सेट बैकग्राउंड? ऐसे ही जैसे कर रहे हैं? नहीं, जैसे कर रहे हैं वैसे कॉल करेंगे तो अभी भी फ्रेम का कलर बदलेगा। अब आप करिए सीटी डॉट सेट बैकग्राउंड। तो क्या कंटेनर के पास भी सेट बैकग्राउंड होगा? यस, कंटेनर के पास भी होगा। देख लीजिए जरा हायरार्की, क्या कंटेनर ने कंपोनेंट को इनहेरिट करा है? यस, कंटेनर ने कंपोनेंट को इनहेरिट करा है। तो कंपोनेंट का सेट बैकग्राउंड कंटेनर के पास भी आएगा। अब जब आप कॉल करेंगे तो कलर चेंज होगा? यस, कलर चेंज होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब डेफिनेटली कलर चेंज हो जाएगा। बटन बटन भी अब यहीं पे ऐड करने होंगे कंटेंट पेन पे। यस, अगर आप करते हैं तो बटन भी इसी पे ऐड होगा। बट दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। तो बेटर क्या है? बेटर ये है आप इसे हटा दें। फिर क्या करें? फिर आप कलर वगैरह सेट करने के लिए, बटन लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, फ्रेम के ऊपर एक विंडो, एक लेयर और ऐड करें। और वो विंडो, वो लेयर कहाँ मिलेगी? वो विंडो, वो लेयर आपको पैलेट में मिलेगी। अच्छा, पैलेट कई बार दिखता नहीं है, ये भी सुन लीजिए। अगर पैलेट यहाँ पर नहीं दिखता है आपको, तो आप विंडो में जाएंगे, आईडी टूल्स में जाएंगे और पैलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। सुनाई दे रहा है ध्यान से? अगर पैलेट नहीं दिखता है तो विंडो में जाइएगा, आईडीई टूल्स में जाइएगा और पैलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। और पैलेट कब दिखेगा? पैलेट तभी दिखेगा जब आपने जे फ्रेम फॉर्म सेलेक्ट करा होगा। अगर गलती से जावा क्लास सेलेक्ट कर ली होगी तो पैलेट नहीं दिखेगा। नहीं अमन, कोई सिचुएशन नहीं होती जब आप कंटेंट पेन पे कुछ करें। कभी आपको कंटेंट पेन पे कुछ नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए?
जो भी करना चाहिए वो आपको करना चाहिए पैनल पे, है ना। आप कभी ऐसा ना करें, जावा कहती है। लेकिन अगर हम जिद पे अड़ जाएं और हम सोचे नहीं हम तो कंटेंट प्लेन पे ही करेंगे, तो मना नहीं है, आप कर सकते हैं। बट अगेन आई विल से इट्स नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस। चलूं आगे। चलिए, अब जे पैनल को कैसे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो पैलेट है इसमें एडब्ल्यूटी के कंपोनेंट्स भी आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं एडब्ल्यूटी वाले कंपोनेंट। इनको मत यूज कर लीजिएगा, समझ आ रहा है। बटन एडब्ल्यूटी से मत उठा लीजिएगा। हमें एडब्ल्यूटी वाला ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं यूज करना है, हमें कौन सा वाला ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना है, स्विंग वाला ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना है ना। क्योंकि स्विंग पे एडब्ल्यूटी के कंपोनेंट्स नहीं रखे जाते हैं, रिमेंबर दिस। स्विंग अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, एडब्ल्यूटी अपनी अलग टेक्नोलॉजी है, इसलिए आपको एडब्ल्यूटी का ड्रैग एंड ड्रॉप यूज नहीं करना है। फाइन। अब आपको यहां से सेलेक्ट करना है पैनल। पैनल को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाइए। दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का एज, दिख रही है, इस एज को कर दीजिए स्ट्रेच। जितना स्ट्रेच करेंगे ये उतना फ्रेम को कवर कर लेगा। यस, जितना स्ट्रेच करेंगे उतना फ्रेम को कवर कर लेगा। ये पहला कंपोनेंट आपने फ्रेम पे चढ़ाया। यस, ये पहला कंपोनेंट आपने फ्रेम पे चढ़ाया। तो जावा ने इस कंपोनेंट के लिए एक रेफरेंस और एक ऑब्जेक्ट दोनों बनाया होगा। यस, जैसे बटन के लिए रेफरेंस बी बनता है, ऐसे जे पैनल के लिए देखिए जावा ने एक रेफरेंस बनाया है। बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा आपके सोर्स कोड में जावा ने एक रेफरेंस बनाया है। क्या नाम रखा है जावा ने रेफरेंस का? जावा ने रेफरेंस का नाम रखा है जे पैनल 1। जावा नहीं बल्कि कहना चाहिए नेटबीन्स ने। और ये नाम अच्छा नहीं माना जाता। अब आप सोचिए, आप एक बटन लाएंगे तो उसका नाम क्या देगा नेटबीन्स? नेटबीन्स उसका नाम देगा जे बटन 1, जे बटन 2, जे बटन 3। एंड दिस इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। व्हाट इज गुड प्रैक्टिस? कि आप अपने कंपोनेंट्स के रेफरेंसेस के नाम मीनिंगफुल रखें, वैसा रखें जैसा नाम को पढ़कर काम का अंदाजा हो। जैसे अगर हम कोई बटन बनाते हैं और हम चाहते हैं उस बटन के क्लिक होने पर प्रोग्राम बंद हो जाए, तो हमें उसका नाम एग्जिट बटन, क्विट बटन, ऐसा कुछ रखना चाहिए। राइट। तो अब हम नाम कैसे बदलें? नेटबीन्स ने तो ये एरिया लॉक कराया। अगर आपको लग रहा है सर यहीं बदल देते हैं ना, यहाँ जे पैनल की जगह कुछ लिख देते हैं, तो नोटिस करिएगा आप यहाँ नहीं लिख सकते। अगर यहाँ लिखेंगे तो कोड आपको कुछ एडिटिंग करने ही नहीं देगा। अच्छा, दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट बनाए जे पैनल का कि रेफरेंस बनाए? तो जवाब है ये रेफरेंस बनाए। ऑब्जेक्ट कहाँ बना होगा? वहीं बना होगा जहां सारी जीवाई डिजाइनिंग नेटबीन्स करता है। किधर? इनिट कंपोनेंट्स के अंदर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ध्यान से देखिए, आपको जे पैनल का ऑब्जेक्ट बना हुआ नेटबीन्स दिखा रहा है, दिखा रहा है। जे पैनल 1 इक्वल टू न्यू जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे पैनल। ठीक है, ये कब हुआ, ये लाइन कब आई? ये तुरंत आई जब आपने क्या करा, जब आपने पैनल को फ्रेम पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा। आया समझ? ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस पैनल का मैं नाम चेंज कर दूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कोडिंग के अंदर इस नाम को यूज करना। तो किसी भी कंपोनेंट का नाम कैसे बदलते हैं आप? तो इस कंपोनेंट पे राइट क्लिक करिए, ऊपर बिल्कुल देखेंगे टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज वेरिएबल नेम, मिल रहा है? इस पे क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, वो आपसे पूछेगा पैनल को क्या नाम देना है। तो मैं पैनल को नाम दे रहा हूं माई जे पैनल। तो अब वो जहां आपको जे पैनल 1 नाम दिख रहा था, वहां जाकर चेक करिए नाम चेंज हो गया होगा। अब बन गया है आपके पैनल का क्या नाम? अब बन गया है आपके पैनल का नाम माई जे पैनल। फिर से राइट क्लिक करेंगे आप पैनल पे, राइट क्लिक करने के बाद चेंज वेरिएबल नेम पे जाएंगे, एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आप अपने पैनल को नाम दे दें। जो भी नाम देकर आप ओके क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में वही नाम आपके पैनल के रेफरेंस का पड़ जाएगा। समझ आया? समझ आया? एक और देखिए एग्जांपल छोटा सा। अब इस पैनल पे बटन ला सकते हैं? यस, इस पैनल पे आप बटन ला सकते हैं। कहाँ है बटन? ढूंढिए तो स्विंग कंट्रोल में मिलेगा आपको बटन। मैं बता दूं, ये कहने को बटन, लेकिन एक्चुअल में ये जे बटन क्लास है। लिखिए तो चैट विंडो में कौन सी क्लास है ये जे बटन क्लास है, जो बटन क्लास की डिराइव क्लास है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है ना। अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट रखना और नाम बदलना आपको सिखा रहा हूं। तो अब अगर मैं बटन को उठाऊंगा तो यहाँ मेरा बटन आ गया। यस, यहाँ आपका बटन आ गया। आप देख सकते हैं, आप जहां चाहेंगे वहां बटन रख सकते हैं। तो लेआउटिंग आपके लिए नेटबीन्स अंदर खुद ही कर रहा है। यस, अंदर लेआउटिंग नेटबीन्स आपके लिए खुद ही कर रहा होगा। आप जैसा भी बटन की लोकेशन देंगे, साइज देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट बटन की लेआउटिंग हो जाएगी। बट अगर आपसे मैं पूछूं इस बटन का नाम क्या है, तो गौर करिएगा, इसका वही नाम है जो इसके टाइटल पे आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसके टाइटल पे? जे बटन 1। राइट। और इसका नाम भी यही पड़ा है। यस, इसका नाम भी यही पड़ा है, जे बटन 1। बट मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका नाम हो जाए चेंज कलर। मैं चाहता हूं इस पे लिखा हुआ भी आए चेंज कलर,
और इसका नाम भी मैं बदल दूं, J1 की जगह कुछ और रख दूं। तो अगर मैं इसका नाम चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके अपन जाएंगे चेंज वेरिएबल नेम में, और यहां अपन नाम देंगे। अब याद रखिएगा कंपोनेंट्स को नाम देने का जो सही तरीका है, सही तरीका ये है, आपके कंपोनेंट के नाम की शुरुआत कंपोनेंट के टाइप से होनी चाहिए। तो ये आप किसको नाम दे रहे हैं, ये आप बटन को नाम दे रहे हैं। तो मैं जो ट्रेंड फॉलो करूंगा वो फॉलो करूंगा, मैं नाम की शुरुआत करूंगा BTN से। तो गेस करिए, मुझे इस बटन के क्लिक पे पैनल का कलर बदलना है, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा BTN चेंज कलर। अगर मैंने इसका नाम BTN चेंज कलर दिया तो गौर से देखिए, आप मेरी विंडो के अंदर बटन का नाम बदल गया। यस, बटन का नाम बदल कर अब हो गया BTN चेंज कलर। और अगर आपको लग रहा है सर टाइटल तो नहीं बदला, तो टाइटल बदलने के लिए बटन पे राइट क्लिक करिए और एडिट टेक्स्ट को चूज करिए। किसे चूज करना है, एडिट टेक्स्ट। इसको चूज करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप बटन का कैप्शन बदल पाए। मैंने बटन का कैप्शन बदल के कर दिया चेंज कलर। ठीक है, इसके बाद आप इस बटन को यहीं रख दें। अब नोटिस करिए, अंदर नाम भी चेंज हो गया है, वो हो गया है BTN चेंज कलर, बाहर कैप्शन भी चेंज हो गया है और वो हो गया है चेंज कलर। समझ आया, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना। और इन सब के लिए कोड जनरेट हो रहा है अंदर, क्या कहते हैं आप, जी हाँ, आपकी एक एक एक्टिविटी के लिए अंदर कोड जनरेट हो रहा है। तो ये चेंज कलर बटन का टाइटल बन गया होगा, वो इनिट कंपोनेंट में देखेगा। यस, नोटिस करिए वो बटन का टाइटल बन गया है। बटन के लिए टाइटल चेंज करने के लिए मेथड है बटन के पास सेट टेक्स्ट। जब J बटन क्लास पढ़ेंगे तो इस मेथड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल याद रखिए, ये मेथड वही कर रहा है जो आप सेट टाइटल से फ्रेम के लिए या सेट लेबल से AWT के बटन के लिए करते हैं। ये आपके लिए बटन का चेंज कर रहा है कैप्शन। समझ आ रहा है सबको, ठीक है, चलूं आगे। ठीक, अभी हटा दूं मैं ये बटन, फिलहाल तो मुझे इस बटन की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस बटन को हटा दिया। हटाएंगे तो अंदर से भी बटन हट गया। यस, हटाएंगे तो नोटिस करिए अंदर से भी बटन का कोड डिलीट हो गया। आप जो चेंज डिजाइन पे करेंगे वो आपको इंटरनली कोड विंडो पे दिख जाएगा। तो थोड़ी सी आदत बनानी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी फैमिलैरिटी रखनी पड़ेगी डिजाइन पे काम करने के लिए, ताकि डिजाइन और कोड को आप सिंक्रोनाइज वे में यूज कर पाए। आया समझ। तो बटन बनाते कहाँ हैं, बटन बनाते डिजाइन पे हैं। और बटन की इवेंट हैंडलिंग कहाँ करेंगे, इवेंट हैंडलिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोड विंडो में, वो डिजाइन विंडो से नहीं होगी। ये भी समझ आ रही है बात, चलें आगे। ठीक है, अब अपन ने पैनल रख दिया। अब मैं चाहता हूं मैं इस पैनल का कलर चेंज करूं। कैसे कर सकते हैं पैनल का कलर चेंज, पैनल का कलर चेंज आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका वही पुराना है, आप कोड विंडो में आके कलर को चेंज करें। ठीक, अब कोड विंडो में आकर अगर मैं कलर चेंज करता हूं तो मैं सेट बैकग्राउंड किस ऑब्जेक्ट पे कॉल करूंगा, फ्रेम पे, कंटेनर पे कि पैनल पे। तो जवाब है पैनल पे। पैनल का नाम क्या दिया है अपन ने, पैनल का नाम अपन ने दिया है माई जे पैनल। तो मेरा कॉल क्या होगा, माई जे पैनल डॉट फॉलोड बाय सेट बैकग्राउंड। और सेट बैकग्राउंड को आप अपना कलर पास करेंगे। क्या कलर चेंज हुआ हुआ दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। अब आप रन कीजिए तो आपको कलर दिख जाएगा। तो ये समय पैनल आ रहा है जो येलो कलर का है। यस, ये समय पैनल आ रहा है आपके स्क्रीन पे जो येलो कलर का है। और ये कितनी विंडोज का कलेक्शन है या बंच है, तो ये टोटल 6 विंडोज का कलेक्शन है। ये टोटल 6 विंडोज का कलेक्शन है, 6 लेयर्स हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जावा ने आपके लिए रख दी है। 5 लेयर तो जावा खुद ही लेकर आई थी, एक आपने और ऐड कर दी, विच इज द जे पैनल लेयर। समझ आया, ठीक है। ये एक तरीका है पैनल का कलर बदलने का। अब क्योंकि आप GUI बिल्डर यूज कर रहे हैं, तो देखिए कलर चेंज करने का दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है। कलर चेंज करने का दूसरा स्मार्ट तरीका है, आप अपने पैनल पे राइट क्लिक करें। ये समय पैनल है जिसपे मैं माउस घुमा रहा हूं, जी ये समय पैनल है, ये फ्रेम नहीं है। अब ये पैनल है जिसको आप देख रहे हैं। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको इस लिस्ट के अंदर एक बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है। इस बैकग्राउंड नाम के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। किधर क्लिक करें, इसके राइट साइड पे जो कॉलम आ रहा है उसमें, ये एक स्क्वायर बटन दिख रहा है। इस स्क्वायर बटन से आपको बताया जा रहा है कि कलर कौन सा आएगा। और अगर आपको कलर बदलना है तो एक्सट्रीम राइट पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। राइट, जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, आप लोगों ने पेंट पे काम करा है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट करा है, जैसे पेंट में कलर पैलेट आता है, ऐसे यहां पर आपके सामने कलर पैलेट आ जाएगा कंप्लीट। ठीक, यहाँ आप जैसा कलर चाहें, जिस डार्कनेस का, जिस ब्राइटनेस का कलर चाहें वो आप ले सकते हैं।
तो मुझे चाहिए मान लीजिए येलो, लेकिन थोड़ा सा लाइट येलो चाहिए। तो मैंने लाइट के लिए ये कलर चूज कर लिया। ओके करिए। जैसे ही क्लोज करेंगे डिजाइन टाइम पे ही बता दिया जाएगा कि आपके पैनल का आपने ये कलर कर दिया है, और अंदर कोड जनरेट हो गया होगा। इस कलर का कोड जनरेट हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है सर इस कलर में रेड ग्रीन ब्लू कितने कितनी इंटेंसिटी पे हैं, तो अगर आपको पता करना है ये कलर रेड ग्रीन ब्लू के कौन से कॉम्बिनेशन से बना है, तो आइए इनिट कंपोनेंट में देखिए, अंदर आपको दिख जाएगा ये कौन से कॉम्बिनेशन से बना है। 255, 255, 153, ये इस कॉम्बिनेशन से आपको ये हल्का सा येलोइश वाला कलर मिल रहा है। तो कलर चेंज करने जैसी एक्टिविटीज आराम से की जा सकती हैं। कहां से? जल्दी जल्दी बोलिए। डिजाइन विंडो से। एक फ्रेम में मल्टीपल कलर ला सकते हैं? नहीं, एक फ्रेम में एक ही कलर आएगा एक पैनल पे। मल्टीपल पैनल लगाइए तो मल्टीपल कलर ला सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। राइट, तो ये है आपका डिजाइन विंडो पे काम करने का तरीका। आते हैं अपन। हाँ, तो अब मैं कह रहा था, अब मैं चाहता हूं मैं एक स्विंग एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें पैनल हो, राइट, एक बटन हो, और जब हम बटन पे क्लिक करें तो मैं चाहता हूं पैनल का कलर चेंज हो। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे? एक पैनल हो, एक बटन हो, जब हम बटन पे क्लिक करें तो पैनल का कलर चेंज हो, है ना। ये हमारा मेन टास्क है, लेकिन ये टास्क हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे टास्क और करा दूं, ताकि हमारे बेसिक एक्टिविटीज फ्रेम से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएं। नोटिस करिए, सबसे पहली एक्टिविटी जो हमको करनी है, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो हमारा फ्रेम बिल्कुल कॉर्नर पे खुल रहा है। बताएं, यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खुल रहा है। और मैंने कहा था इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने फ्रेम को सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे लाएं। राइट, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप फ्रेम को स्क्रीन के सेंटर पे लाकर रखें। तो अगर आपको फ्रेम को स्क्रीन के सेंटर पे लाना है तो जावा फिर आपको एक मेथड देती है जिसे आपको करना है कॉल। क्या नाम है उस मेथड का? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। वो मेथड जे फ्रेम का मेथड है। तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा यहां से, अगर जे फ्रेम का मेथड है तो यस, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। मेथड का नाम है सेट लोकेशन रिलेटिव टू। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है सेट लोकेशन रिलेटिव टू। ये इस मेथड का नाम है, सेट लोकेशन रिलेटिव टू। ये मेथड आपसे पैरामीटर में नल लेगा। नल याद है आपको जावा में? नल का मतलब आप इसे एक एम्प्टी रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो ये आपसे पैरामीटर में नल लेगा, और इस नल के कारण फ्रेम को डेस्कटॉप के सेंटर पे रख देगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, सेट लोकेशन रिलेटिव टू आपसे पैरामीटर में एक रेफरेंस लेता है। अगर ये रेफरेंस आपने नल दिया तो ये आपके फ्रेम को आपके डेस्कटॉप के बिल्कुल सेंटर पे रख देगा। अगर आपको लग रहा है सर नल की जगह और क्या नाम दे सकते हैं, तो आप नल की जगह किसी दूसरे कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं। अगर आपने यहां किसी दूसरे कंपोनेंट का नाम दिया तो फिर ये उस फ्रेम को उस कंपोनेंट के सेंटर पे रखेगा। उदाहरण के तौर पे, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक फ्रेम हो, इस फ्रेम पे आपके पास एक मेन्यू बार हो, जिस मेन्यू बार पे क्लिक करने पर एक और फ्रेम खुले? ऐसा हो सकता है? जैसे हम अभी हेल्प की बात कर रहे थे, हेल्प के अंदर अबाउट है, राइट। अब जब ये अबाउट पे क्लिक होगा तो क्या आप चाहेंगे कि जो फ्रेम खुले वो आपके मेन फ्रेम के अंदर खुले? चाहेंगे? तो अगर आपको ये फ्रेम अंदर खोलना है तो सेट लोकेशन रिलेटिव टू को आप इस बाहर वाले फ्रेम का रेफरेंस पास करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो डेस्कटॉप के सेंटर पे खोलना है, अगर आपको डेस्कटॉप के सेंटर पे फ्रेम खोलना है, तो आप क्या पास करेंगे इस मेथड को? आप इस मेथड को पास करेंगे नल। सेट लोकेशन रिलेटिव टू का पैरामीटर क्या हो जाएगा? सेट लोकेशन रिलेटिव टू का पैरामीटर हो जाएगा नल। ऐसा करने पर जब आप रन करेंगे तो फ्रेम कहां दिखेगा? फ्रेम आपको दिखने लगेगा आपके स्क्रीन के सेंटर पे। अगर आपको लग रहा है सर फ्रेम की साइज वगैरह थोड़ी मुझे बढ़ानी हो, तो अगर फ्रेम की साइज आपको बढ़ानी है तो आप डिजाइन विंडो पे जाकर इसको स्ट्रेच कर लीजिए। जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे वैसे फ्रेम की साइज बढ़ जाएगी, और अब आप जब रन करेंगे तो फ्रेम उतनी साइज का मिलेगा, लेकिन मिलेगा ठीक स्क्रीन के सेंटर पे। समझ आया? स्क्रीन पे सेंटर पे फ्रेम को लाना कितना सिंपल। सिर्फ एक मेथड कॉल करना है, सेट लोकेशन रिलेटिव टू। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, अब नोटिस करिए जो हमारा फ्रेम का आइकन आ रहा है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो ये आइकन अभी भी आपको जावा का आइकन मिल रहा है। यस, अनफॉर्चुनेटली ये आइकन अभी भी जावा का है। आई वॉन्ट इसकी जगह में अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का कोई आइकन लेकर आऊं, तो वो आप जावा के अंदर कैसे करेंगे? कैसे यहां पर आप अपने चॉइस का आइकन लाएंगे? तो अगर आपको खुद की चॉइस का आइकन लाना है, स्टोरी लंबी है,
पहले हम स्लाइड में स्टोरी को पढ़ते हैं, फिर उसको कोड में करते हैं अपन कन्वर्ट। ध्यान से देखिए कैसे फ्रेम पे आइकन लाया जाता है। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कितने स्टेप्स हैं आइकन लाने के? आइकन लाने के टोटल 3 स्टेप्स हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो लिखिएगा डन, फिर अपन बातचीत शुरू करते हैं। पढ़ लिया? शाबाश। अब मैं शुरू कर रहा हूं बिल्कुल बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम नहीं, उल्टा चलते हैं अपन। तो बताइए, फ्रेम पे अगर आपको आइकन चेंज करना है तो मेथड कौन सा कॉल होगा आइकन चेंज करने के लिए? थर्ड पॉइंट से शुरू करिए। वेरी गुड, मेथड कॉल होगा सेट आइकन इमेज। ओके, ये किसका मेथड है सेट आइकन इमेज? ये जे फ्रेम का मेथड है। अगर ये जे फ्रेम का मेथड है तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। अगर ये जे फ्रेम का मेथड है तो आप इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या? यस, जैसे आपने सेट लोकेशन रिलेटिव टू कॉल करा है वैसे आप इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, कितनी बार कॉल करना है? एक बार। ऑफ कोर्स एक बार, आइकन जनरली आप एक ही बार चेंज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल हो जाएगा, हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज, इसका जो पैरामीटर है वो एक स्पेशल स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है? वो ऑब्जेक्ट इमेज क्लास का है। तो फिर आपको इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसको कॉल करने से पहले। ऑब्वियस ही बात है, सेट आइकन इमेज से पहले इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और इमेज का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, इमेज का ऑब्जेक्ट आपको एक मेथड बनाकर देगा। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे? इमेज का ऑब्जेक्ट आप जावा में डायरेक्टली नहीं बनाते। इमेज का ऑब्जेक्ट आपको कौन बना के देता है? इमेज का ऑब्जेक्ट आपको एक मेथड बनाकर देता है। पढ़िए जरा, क्या नाम है उस मेथड का? एवरीवन प्लीज टेल मी, उस मेथड का नाम क्या है जावा में? उस मेथड का नाम है सेट आइकन इमेज, सॉरी गेट इमेज। उस मेथड का नाम है गेट इमेज। किसका मेथड है गेट इमेज? फ्रेम का? नहीं, फ्रेम का मेथड नहीं है, यही समस्या है। ये मेथड एक और क्लास का है। तो ये जिस भी क्लास का मेथड है, आप मानते हैं हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? यस, ये जिस भी क्लास का मेथड है हमें उस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये डाउट भी कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं प्राइवेट में मैसेज करके, इमेज का ऑब्जेक्ट न्यू से क्यों नहीं बना सकते? तो इमेज का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना सकते आप क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और आपने कोर जावा में पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं। अगर देखना चाहते हैं इमेज एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं है तो अपन नेटबीन्स से पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप नेटबीन्स में बोलेंगे इमेज img इज इक्वल टू न्यू इमेज, ऐसे ही बनता है ना किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू करके, राइट? यहां पर आप कर दीजिए फिक्स इंपोर्ट। ठीक, अब आप चेक करिए फिक्स इंपोर्ट के बाद भी एरर आ रही है? यस आ रही है। क्यों आ रही है एरर? पढ़िए ध्यान से, नेटबीन्स कुछ लिख के दे रहा है आपको, इमेज इज एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो आप जैसे कलर का ऑब्जेक्ट न्यू से बना पा रहे थे, बना पा रहे थे कलर का ऑब्जेक्ट, हाँ कलर का ऑब्जेक्ट आप बना ले रहे थे, कलर सी इक्वल टू न्यू कलर, क्योंकि कलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। लेकिन इमेज कैसी क्लास है? इमेज जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते न्यू कीवर्ड से। ओके, तो फिर क्या करा जाए? फिर आप एक मेथड कॉल करेंगे। क्या नाम है उस मेथड का जो आप कॉल करेंगे? उस मेथड का नाम है गेट इमेज। वो मेथड आपको रिटर्न करके देगा इमेज का ऑब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है सर ये इमेज का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता है अगर इमेज एब्स्ट्रैक्ट है एक वैलिड क्वेश्चन। इमेज तो इसके लिए भी एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये कैसे इमेज का ऑब्जेक्ट बना लेगा अगर हम नहीं बना पाते हैं तो जवाब है ये एक्चुअल में इमेज का ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं देता है, ये इमेज की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। राइट, इमेज की चाइल्ड क्लास बनाएगा ये, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाकर ये देता है। कहते हैं हम उसे इमेज ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में इमेज की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। और आपने इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है तो आपको याद होगा, जावा में जहां पेरेंट यूज होती है वहां चाइल्ड यूज कर सकते हैं। जावा में जहां पेरेंट क्लास की जरूरत है वहां उसकी चाइल्ड से काम चला सकते हैं। इसलिए कहने को ये इमेज रिटर्न करता है, लेकिन हकीकत में ये क्या रिटर्न करता है? हकीकत में ये रिटर्न करता है इमेज की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर वो चाइल्ड क्लास क्या है, उसका नाम क्या है, वो सब जावा ने आपको नहीं बताया, वो सब जावा इंटरनली हैंडल करती है। आपको बस इतना पता है कि जब आप गेट इमेज कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, अब सवाल आता है गेट इमेज
किसका मेथड है? क्या गेट इमेज फ्रेम का मेथड है? तो जवाब है नहीं, गेट इमेज फ्रेम का मेथड नहीं है। अगर गेट इमेज फ्रेम का मेथड होता तो काम आसान हो जाता। गेट इमेज एक और क्लास का मेथड है जिस क्लास का नाम है टूल किट। और ये क्लास कौन से पैकेज में है? ये क्लास इनफैक्ट ये सभी क्लासेस जावा डॉट एडब्ल्यूटी में है। इमेज भी जावा डॉट एडब्ल्यूटी की क्लास है। यस, इमेज भी जावा डॉट एडब्ल्यूटी की क्लास है। टूल किट भी जावा डॉट एडब्ल्यूटी की क्लास है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले टूल किट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस, सबसे पहले टूल किट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टूल किट के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे गेट इमेज तो इमेज का ऑब्जेक्ट मिलेगा। जी हाँ, टूल किट के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे गेट इमेज तो इमेज का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इमेज का ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे इधर, किधर? सेट आइकन इमेज को, तो आपके फ्रेम का आइकन चेंज होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरी कहानी फिर से, सुनिएगा गौर से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे टूल किट का। टूल किट के पास एक मेथड मिलेगा आपको, क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम है गेट इमेज। ये मेथड आपको रिटर्न करके देगा किसका ऑब्जेक्ट? ये मेथड आपको रिटर्न करके देगा इमेज का ऑब्जेक्ट। और जो ये देगा वो आप यहां यूज कर सकते हैं सेट आइकन इमेज में। यस, जो ये देगा वो आप यूज कर सकते हैं। अब आता है आखिरी सवाल आज के डिस्कशन का, टूल किट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो गौर कीजिएगा, टूल किट का ऑब्जेक्ट उसके एक स्टैटिक मेथड से आप बनाएंगे। मतलब यहां भी न्यू नहीं लगा सकते। नहीं, यहां भी आप न्यू नहीं लगाएंगे। यहां भी आप कॉल करेंगे इसका एक स्टैटिक मेथड। अगर आपको अगर क्यों जावा ने हमें न्यू लगाने से क्यों रोका हुआ है, तो सुनिए ध्यान से, क्यों रोका हुआ है जावा ने आपको न्यू लगाने से। ये जो टूलकिट क्लास है, जब इसका ऑब्जेक्ट बनता है तो जावा आपके कंप्यूटर के ढेर सारे रिसोर्सेज यूज करती है। ढेर सारे रिसोर्सेज यूज करती है मतलब जावा आपके कंप्यूटर की ग्राफिक सेटिंग्स को पढ़ती है, जावा आपके कंप्यूटर का पिक्सल रेशियो पढ़ती है, डेस्कटॉप की साइज पढ़ती है, सब कुछ पढ़ती है। कहने का मेरा मतलब ये एक बहुत हैवी क्लास है, समझ आ रहा है? बहुत हैवी क्लास है ये। तो सोचिए अगर जावा ने आपको इसका ऑब्जेक्ट इजीली बनाने की फैसिलिटी देती होती तो आप तो कितनी भी बार न्यू टूलकिट बोल पाते ना। और जितनी बार आप न्यू टूलकिट बोलते उतनी बार जावा को टूलकिट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती कि नहीं? तो जावा के लिए बहुत रिसोर्स इंटेंसिव क्लास है। कैसी क्लास है? रिसोर्स इंटेंसिव, बहुत हैवी क्लास है। तो जावा चाहती है प्रोग्रामर इसका ऑब्जेक्ट हर कभी ना बना ले। तो जावा ने इसका ऑब्जेक्ट हमें खुद बनाकर दिया। आप सोचिए जावा अगर खुद ऑब्जेक्ट बनाकर देगी तो जावा को मेथड को स्टैटिक ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेथड बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होना चाहिए, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जावा ने गेट डिफॉल्ट टूलकिट को कैसा मेथड बनाया है? जावा ने गेट डिफॉल्ट टूलकिट को बनाया है स्टैटिक मेथड। राइट, जैसे कलर क्लास के अंदर रेड ग्रीन ब्लू हैं, याद कीजिए, हैं कलर क्लास के अंदर रेड ग्रीन ब्लू हैं। राइट, वो जावा के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। यस, वो जावा के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे टूलकिट का ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम है गेट डिफॉल्ट टूलकिट। और अगर स्टैटिक है तो कैसे कॉल होगा? तो आप सबने स्टैटिक टॉपिक कोर जावा में पढ़ा होगा। क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है तो ये कॉल होगा क्लास के नाम से। कौन सी क्लास के नाम से? जे फ्रेम क्लास के नाम से नहीं, टूल किट क्लास के नाम से। ठीक है, तो आज की लास्ट एक्सरसाइज हम इमेज चेंज करने की कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मैं आपको इवेंट हैंडलिंग कराऊंगा, बस आइकन चेंज करने की बात पे। ठीक, बताइए सबसे पहले टूल किट का ऑब्जेक्ट बनेगा। जितना आपको समझ में आया उतना कंट्रीब्यूट करिए। सबसे पहले टूल किट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो टूल किट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टूल किट का रेफरेंस लेंगे पहले, टूल किट टीके। यस, आप कहेंगे टूल किट टीके इज इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे टूल किट डॉट, कौन सा मेथड? गेट डिफॉल्ट टूल किट। जैसे ही आप लिखेंगे टूल किट डॉट गेट डिफॉल्ट टूल किट, जावा आपको रिटर्न कर देगी टूल किट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस टीके के पास मेथड है गेट इमेज। जी हाँ, इसके पास मेथड है गेट इमेज, लेकिन गौर कीजिए गेट इमेज पैरामीटराइज्ड है कि नॉन पैरामीटराइज्ड है? गेट इमेज कुछ आर्गुमेंट वगैरह लेता है कि नहीं लेता है? क्या आर्गुमेंट लेता है? एक स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है? वो स्ट्रिंग उस इमेज की लोकेशन है जो इमेज आपको अपने फ्रेम पे चाहिए। समझ आ रहा है? हमने टूल किट इंपोर्ट क्यों नहीं किया? इंपोर्ट हो गया बेटा ऊपर, नेटबीन्स ने कर दिया ऊपर इंपोर्ट। बिना इंपोर्ट करे कुछ यूज कर सकते हैं क्या? हो गया इंपोर्ट। चलूं आगे? ठीक है, आप सुनिए, हम इसको पाथ कौन सा देंगे। तो मेरे पास मेरे कंप्यूटर की डी ड्राइव में एक फोल्डर है। फोल्डर का नाम है इमेजेस।
राइट, इसमें से मैं एक इमेज पिक करना चाहता हूं, कौन सी? ऑडियो। मैं चाहता हूं ये इमेज मेरे फ्रेम का आइकन बने, तो मुझे इस इमेज का पाथ किसको पास करना पड़ेगा? मुझे इस इमेज का पाथ पास करना पड़ेगा गेट इमेज को। राइट, और पाथ में एक्सटेंशन वगैरह सब आएगा। जी हाँ, इमेज का नाम, एक्सटेंशन सब आएगा। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? यहाँ अपन लिखेंगे इमेज img इज इक्वल टू tk डॉट गेट इमेज, और यहाँ क्या पास करेंगे? यहाँ पास करेंगे आप इमेज का पाथ। क्या पाथ होगा इमेज का? इमेज का पाथ होगा मेरे कंप्यूटर के हिसाब से d:/, बैक स्लैश नहीं चलेगा, याद रखिएगा, /। जावा में पाथ सेपरेटर के लिए / यूज करते हैं। सो d:/, इमेजेस, यही फोल्डर का नाम था, यस, / ऑडियो, और उसका एक्सटेंशन क्या था इमेज का? GIF कि JPG? GIF, राइट। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा audio.gif। ऐसा करके हमारे IMG रेफरेंस में इमेज आ जाएगी। यस, इमेज आ जाएगी, लेकिन आपके फ्रेम पे इमेज दिखेगी कि नहीं? नहीं, फ्रेम पे अभी भी आइकन जावा वाला चल रहा है। अगर आपको जावा का आइकन बदल के ये आइकन लाना है तो कॉल करेंगे आप सेट आइकन इमेज। सेट आइकन इमेज ऐसे डायरेक्ट कैसे कॉल कर पा रहे हैं अपन? तो जवाब आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पेरेंट क्लास का मेथड है, इसलिए डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। अच्छा, सुपर डॉट भी लगा सकते हैं यहाँ कॉल करने के लिए। कॉल करने के लिए आप यहाँ पर सुपर डॉट भी लगा सकते हैं। यू वांट, आप इसे कॉल सुपर डॉट करके भी कर सकते हैं, लेकिन सुपर डॉट आपको याद होगा तब जरूरी हो जाता है ना जब मेथड ओवरराइड हुआ हो। जब ओवरराइड हुआ ही नहीं है तो डायरेक्ट भी कॉल हो जाएगा सेट आइकन इमेज, इसलिए मैं यहाँ सुपर डॉट नहीं लगा रहा था। बाकी यहाँ भी सुपर डॉट लग सकता है। सेट लोकेशन रिलेटेड टू के लिए भी आप सुपर डॉट लगा सकते हैं, अगर आपको याद रखना हो कि ये पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं तो आप सुपर डॉट लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहें तो भी कोई परेशानी नहीं है, इनहेरिटेंस की हुई है आपने तो आप पेरेंट के मेथड को डायरेक्टली चाइल्ड की बॉडी से कर सकते हैं कॉल। अब आइकन बदल जाएगा, यस, अब डेफिनेटली फ्रेम का आइकन चेंज हो जाएगा। तो नोटिस करिए, जो डिफॉल्ट आइकन जावा का आ रहा था उसकी जगह अब आपको दिखेगा आपका चेंज हुआ हुआ आइकन। ठीक है, थैंक यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।